नमस्कार, आप देख रहे हैं टैक्स गुरु। मैं हूं प्रियंका संभव। हाजिर हैं हम टैक्स से जुड़ी आपकी उलझनें दूर करने और आपको टैक्स बचाने के टिप्स देने के लिए। और आज आपको टैक्स प्लानिंग की बारीकियां समझाएंगी हमारी टैक्स एक्सपर्ट और cleartax.in की चीफ एडिटर प्रीति खुराना। तो प्रीति के लिए हमारे पास है ढेरों सवाल, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं कि आज वो कौन से मुद्दे हैं जिस पर हम फोकस करेंगे। रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों के लिए सीबीडीटी की एडवाइजरी का क्या है मतलब, क्या एनआरआईज को भी मिलती है सेक्शन 80C के तहत निवेश की छूट, और एनपीएस के टियर 2 अकाउंट से पैसे निकालने पर क्या देना होगा आपको टैक्स। तो हम ये बताएंगे कि आपको कहां कहां टैक्स देना और कहां कहां आपका टैक्स बचेगा। लेकिन एक बात जिसका अब आपको ख्याल रखना है वो ये कि अगर आप रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सीबीडीटी कुछ नए नियम लेकर आई है। और प्रीति से यही सवाल सबसे पहले कि प्रीति, डीमोनेटाइजेशन के बाद हमने देखा कि नए नियम आए हैं रिवाइज्ड रिटर्न फॉर्म भरने से, तो किन बातों का आप कहेंगे कि ख्याल रखना होगा उन लोगों को जो रिवाइज्ड रिटर्न भरने की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, सीबीडीटी कोशिश कर रही है सभी जो लूपहोल्स हैं टैक्स पे उसको प्लग कर दिया जाए। तो अगर डीमोनेटाइजेशन के चलते आपने एक्सेस कैश डिपॉजिट किया है और अगर आपने ये प्लान करा था कि आप अपनी जो डिपॉजिट्स हैं अपनी रिटर्न को रिवाइज करके वो एक्स्ट्रा कैश इस साल की इनकम में दिखा देंगे, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2016-17 की इनकम में अगर आप इंक्लूड कर देंगे, तो सीबीडीटी ने ये बोला है कि अगर रिवाइज रिटर्न आप फाइल करते हैं, रिटर्न को रिवाइज करके उसमें इनकम बढ़ा देते हैं या प्रॉफिट बढ़ा देते हैं, तो बहुत कॉशियसली करिए, क्योंकि सीबीडीटी नजर रखने वाली है। हो सकता है इन केसेस में स्क्रूटनी भी आ जाए। तो रिवाइज रिटर्न वो ही लोग फाइल कर सकते हैं जिन्होंने ड्यू डेट फाइलिंग, जो भी ड्यू डेट थी इस साल की, उससे पहले अगर या विद इन दैट ड्यू डेट अगर फाइल करा है तो वो ही रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं। तो ये इंडिविजुअल्स के लिए ये डेट थी 5 अगस्त और बिजनेसेस के लिए थी 17 अक्टूबर। तो अगर आपने इस डेट पर या इससे पहले अपनी रिटर्न फाइल करी है तो ही आप रिवाइज कर सकते हैं। और सेक्शन 139(5) जो है इनकम टैक्स एक्ट में, वो ये बताता है कि आप अगर रिवाइज करते हैं तो उसके 2 ही कारण होने चाहिए, या तो कोई ओमिशन हो गया आपसे या आपने कोई रॉन्ग स्टेटमेंट करी। मगर जो इंटेंट है इस सेक्शन का वो यही है कि अनइंटेंशनल एरर्स अगर हो जाते हैं, मतलब गलती से आपसे होगी, गलती हो जाती है, तो उसके लिए आप रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं। मगर बहुत ध्यान से करिए, बिना ट्रेल के उसको मत करिए। अगर आप रिवाइज करते हैं और सिग्निफिकेंटली आपकी रिटर्न डिफरेंट होती है ओरिजिनल रिटर्न से, तो स्क्रूटनी आने की संभावना है। यानी प्रीति, गलती है तो उसे सुधारिए, लेकिन आप अपनी इनकम को कुछ ज्यादा बढ़ा करके या कुछ ये नहीं बता सकते कि आपको कुछ और इनकम हो गई है। गलती सुधार सकते हैं अभी भी, तो अगर गलती हुई है जेन्युइन तो उसे सुधारने में कोई दिक्कत नहीं है। अब जोड़ते अपने दर्शकों को। मेरे साथ फोन लाइन पर गुड़गांव से आरती पाठी जी जुड़ रही हैं। आरती जी नमस्ते, स्वागत है आपका आज मेरे साथ टैक्स एक्सपर्ट प्रीति खुराना आपकी मदद करने के लिए। पूछिए अपना सवाल। ओके, नमस्कार। मेरे हस्बैंड एक बंगलो बिल्ड किए थे 1986 में। नाउ सेकेंड हाउस ही हैज टेकन पोजीशन इन अप्रैल 2016 और पहला घर का रेंट आ रहा है, हम इनकम टैक्स शो कर रहे हैं। सेकेंड हाउस में 3 को-ओनर्स हैं, मेरे हस्बैंड, माई सेल्फ एंड मेरा दामाद, और इसका रेंट आने लगा है मई से। हम इसको अगले साल शो करेंगे रेंट में, तो कैसे शो करेंगे, तीनों के साथ कैसे डिवाइड होगा रेंट? आरती जी, मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए, आप के हस्बैंड जो हैं, अब उनको जो आईटीआर फाइल करनी है, क्योंकि अब ये सेकंड प्रॉपर्टी है, तो आप आईटीआर 2A फाइल कर सकते हैं। आईटीआर 2A में आप अगर जो एक से ज्यादा प्रॉपर्टी ओन करते हैं वो ये रिटर्न फॉर्म फाइल करते हैं। इसमें आप दिखाइए कि एक पहली प्रॉपर्टी और दूसरी प्रॉपर्टी से क्या रेंटल इनकम हो रही है। अब रही बात की जॉइंट ओनरशिप की, तो ये प्रॉपर्टी जो है आप 3 लोग इसको ओन करते हैं, तो ये तीनों को ही अपनी रिटर्न में दिखानी है इन द रेशियो ऑफ योर ओनरशिप, एज पर जो भी परचेज डीड रही है या परचेज एग्रीमेंट है, उसके हिसाब से जो रेशियो निकल के आती है उस हिसाब से डिवाइड करके दिखानी है। इसको पहले कैलकुलेट करिए रेंटल इनकम को, जैसे कि एक ही ओनर हो तो पूरी रेंटल इनकम निकाल लीजिए, स्टैंडर्ड डिडक्शन लगा दीजिए, जो बैलेंस आता है उसको तीनों की रिटर्न में स्प्लिट करके दिखा दीजिए। और अभी अभी प्रीति हम बात कर रहे थे कि रिवाइज रिटर्न के अब नियम बदल गए। इससे जुड़ा एक सवाल हमें कौशिक मोरबिया जी ने भेजा है और परेशान है काफी कौशिक। इनकी पत्नी के इनकम टैक्स रिटर्न में अकाउंटेंट ने गलती से टेलरिंग बिजनेस लिख दिया, टेलरिंग यानी कि सिलाई का काम, जबकि इनकी कमाई शेयर बाजार की ट्रेडिंग से होती है। अब इनके पास इनकम टैक्स विभाग की तरफ से स्क्रूटनी का नोटिस आ गया है। कौशिक जानना चाहते हैं कि क्या ये अपनी मिसेस के लिए अब रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हैं?
देखिए प्रियंका, जैसे कि आपने पहले कहा था कि अगर जेन्युइन रीजन है, अगर गलती हो गई है तो डेफिनेटली रिवाइज करिए। ये रिवाइज आप तभी कर पाएंगे अगर आपने अपनी रिटर्न जो पहले फाइल करी थी वो ड्यू डेट के अंदर अंदर करी थी। तो अगर आपने 5 अगस्त से पहले पहले अपनी रिटर्न फाइल करी है तो आप बिल्कुल अपनी रिटर्न रिवाइज करिए। अब आपको देखिए असेसमेंट आ चुकी है, तो जब असेसमेंट आ जाती है तो रिवीजन जो होता है रिटर्न का, या तो आप कर सकते हैं 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर, या फिर असेसमेंट जब कंप्लीट हो जाए उससे पहले। तो विच एवर इज अर्लियर उस पीरियड में आप रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं। जैसे कि आप कह रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 15-16 की रिटर्न है, तो 15-16 की रिटर्न 1 साल फ्रॉम एंड ऑफ असेसमेंट ईयर, यानी कि असेसमेंट ईयर रहा 15-16 के लिए 16-17 एंड 1 ईयर हो गया 31 मार्च 2018 तक ये रिटर्न रिवाइज हो सकती है। मगर क्योंकि असेसमेंट आ चुकी है तो असेसमेंट कंप्लीट होने से पहले आप ये रिटर्न जरूर रिवाइज कर सकते हैं। प्रीति, आप बार बार इस बात को बता रही हैं कि आपने समय पर रिटर्न फाइल किया हो 5 अगस्त 2016 तक, अगर इससे बाद में किया होगा तो फिर दिक्कत होगी? जी हाँ, अगर इसके बाद आपने रिटर्न फाइल करी है तो बिलेटेड रिटर्न इसे कहते हैं और वो रिटर्न रिवाइज नहीं हो सकती। ओके, सो इसका ख्याल रखें और इसीलिए कहा जाता है कि समय पर रिटर्न जरूर फाइल करें। यही फायदा आपको मिलेगा आगे जाकर के कि आप रिवाइज रिटर्न फिर फाइल कर सकते हैं। अगला सवाल विपिन सिंह जी का है। इनकी मां के नाम से 2 घर हैं जिनमें से एक को किराए पर दिया गया है। इसके लिए विपिन जी ने 4 लाख रुपए डिपॉजिट लिए थे जो पहले घर में रखे थे, लेकिन नोटबंदी के बाद बैंक में जमा करा दिए हैं। विपिन के मुताबिक रेंट एग्रीमेंट की अवधि बीतने पर ये डिपॉजिट किराएदार को लौटाने होंगे, लेकिन इस बीच अगर इनके पास इनकम टैक्स विभाग का नोटिस आता है तो ये क्या जवाब देंगे? क्या इनकी मां को किसी तरह की टैक्स या पेनल्टी देनी होगी, क्योंकि रकम इन्होंने जो है 4 लाख डिपॉजिट की बैंक में? देखिए, आपने ये रकम डिपॉजिट करी है मगर आपके पास एक प्रॉपर ट्रेल है, एक डॉक्यूमेंट है, जैसा कि आपने बताया लाइसेंस एग्रीमेंट है, रेंट का एग्रीमेंट है। तो आपने डिपॉजिट कर दिया, उस एग्रीमेंट को प्रूफ की तरह संभाल करके रख लिए। हो सकता है आपको नोटिस आ जाए, क्योंकि सरकार ने कहा था कि वो 2 से 2.5 लाख के बीच में उससे ज्यादा अगर लोग डिपॉजिट करते हैं तो नोटिस आने की संभावना है। तो अगर आपको नोटिस आ जाता है घबराइए मत, पूरी प्रॉपर ट्रेल रखिए। रेंट रिसीट्स आप देते होंगे तो वो भी संभाल के रखिए, रेंट एग्रीमेंट संभाल के रखिए और चिंता की कोई बात नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि सरकार ने बार बार यही कहा अगर आपके पास अपनी सोर्स ऑफ इनकम आप जो भी दिखा रहे हैं उसका पूरा एक्सप्लेनेशन है तो इसमें कोई भी डरने की बात नहीं है, क्योंकि आपके पास जवाब होगा कि ऐसे पैसे आए थे और फिर हमने ये डाला है, तो इसमें घबराहट की कोई बात नहीं है। अगला सवाल शामिल करते हैं उमंग गुप्ता जी का। इन्होंने अपनी जमीन पर सरकार से आज्ञा लेने के बाद एक तालाब बनवाया है जिसमें वो मछली पालन करते हैं। उमंग अभी तक सारा धंधा कैश में करते थे, नोटबंदी के बाद वो जानना चाहते हैं कि क्या मछली पालन से हुई आय कृषि आय मानी जाएगी, और अगर नहीं तो उन्हें इसे किस हेड के अंदर दिखाना होगा, किस तरीके से इस पर टैक्स देना होगा? देखिए, फिशिंग या फिर एक्वा कल्चर जिसे कहते हैं वो एग्रीकल्चर की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं होता है। तो फिशिंग से आपको जो इनकम हो रही है वो एग्जेम्प्ट नहीं है, उस पर आपको टैक्स भरना होगा। और इस बारे में कई केस लॉज भी रहे हैं जिसमें यही डिसीजन लिया गया है कि फिशिंग इज नॉट इंक्लूडेड एज पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर इनकम। तो ये बात पक्की है कि ये इनकम आपकी टैक्सेबल है। अब आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आप अपनी जो रिटर्न है उसको फाइल करें इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, तो ये बिजनेस की इनकम होगी। अब इसमें 2 चॉइसेस है, या तो प्रिजम्पटिव इनकम की तरह दिखा दीजिए जिसमें आपकी जो टैक्स है, जो इनकम है वो मानी जाएगी 8% ऑफ योर टोटल रिसीट्स, तो खाली उतनी आपकी इनकम मानी जाएगी। या फिर आप जो है पूरा प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करिए, इनकम दिखाइए, एक्सपेंसेस क्लेम करिए, जैसे कि अगर कोई नेट्स खरीदे हैं, वाटर प्यूरिफायर है, कोई व्हीकल रखा हुआ है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, या ऑफिस एक्सपेंसेस हैं, एम्प्लॉयज हैं, उन सब के खर्चे आप काट लीजिए और जो नेट इनकम आती है उस पर टैक्स भर दीजिए। तो अच्छा रहेगा अगर आप कोई प्रोफेशनल हेल्प लें और किसी से पूरा ये समझें कि प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के लिए ऑप्ट करें या प्रॉपर रिकॉर्ड्स बना करके नेट इनकम पर टैक्स भरें, तो अब आपको ये चीज जरूर करनी चाहिए। और मछली पालन इसे आप बिजनेस इनकम मानेंगे, इससे होने वाली आय को कृषि इनकम नहीं माने, वो गलती हो सकती है। बढ़ते अगले सवाल की तरफ, नोटबंदी से ही जुड़ा सवाल है सिकंदर राज गिल का। ये कह रहे हैं कि डाकघरों में किसान विकास पत्र और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट मैच्योर होने पर वो चेक से पेमेंट करते हैं। अगर अभी बड़ी रकम के इन चेक्स को बैंक में जमा किया जाए तो क्या कोई दिक्कत हो सकती है? क्या इनकम टैक्स की कोई अतिरिक्त देनदारी भी इन पर बन सकती है?
देखिए, अभी जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो खाली कैश डिपॉजिट पर है और चेक डिपॉजिट पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और ये तो आपकी जेन्युइन इनकम है, आपने कहीं इन्वेस्ट करा था, उसकी मैच्योरिटी रिसीट्स आपको मिली है, तो बेफिक्र होकर जमा करिए। आपके पास प्रॉपर ट्रेल है कि ये पैसा यहाँ इन्वेस्टेड था, उसका कोई प्रूफ है, और फिर उसी से आपको चेक मिला जो कि आपने डिपॉजिट किया, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसी नोट पर लेते एक छोटा सा ब्रेक। अभी हाजिर हो रहे ब्रेक के बाद आपको बताएंगे क्या प्रवासी भारतीय यानी कि एनआरआईज को भी मिलती है सेक्शन 80C के तहत निवेश की छूट। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु। हमारी कोशिश होती है कि टैक्स से जुड़े आपकी हर परेशानी दूर हो। वैसे हमारा शो एनआरआईज यानी प्रवासी भारतीयों को काफी पसंद है, उनके सवाल लगातार हम सॉल्व करते में आए हैं। लेकिन एक सवाल जो बार बार टैक्स गुरु के ईमेल बॉक्स का रुख कर रहा है वो ये कि प्रीति, प्रवासी भारतीय एनआरआईज जानना चाहते हैं कि क्या अगर वो यहाँ देश में निवेश करते हैं तो क्या वो भी 80C के तहत छूट पा सकते हैं अपने निवेश पर? देखिए, एनआरआईज को बहुत सारी डिडक्शंस अलाउड होती है 80C में। तो 80C की लिमिट फाइनेंशियल ईयर 16-17 के लिए 1.5 लाख रुपए है। तो अगर आप एनआरआई हैं, बहुत सारी ऐसी इन्वेस्टमेंट्स हैं या एक्सपेंसेस हैं जिनका आप बेनिफिट 80C में ले सकते हैं। जैसे कि अगर आपने LIC प्रीमियम पे किया है तो वो आपको अलाउड रहेगा। अगर आपने ट्यूशन फीस पे करी है अपने बच्चों की, बट ट्यूशन फीस तभी अलाउड होती है जब वो जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है या स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जो है वो इंडिया में सिचुएटेड होनी चाहिए। तो एनी 2 चिल्ड्रन के लिए अगर आप ट्यूशन फीस जमा कर रहे हैं उसका डिडक्शन ले सकते हैं। यूलिप्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो कि इंश्योरेंस लिंक प्रोडक्ट्स होते हैं, या फिर अगर आपने ELSS में इन्वेस्टमेंट किया है या प्रिंसिपल रीपेमेंट किया है होम लोन का, तो जो प्रिंसिपल रीपेमेंट्स हैं वो भी एलिजिबल होती हैं जब लोन एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया होता है। बट कुछ डिडक्शंस हैं जो आप नहीं ले सकते। जैसे कि आपने अगर आप सोच रहे हैं एक नया PPF अकाउंट खोलने के लिए, तो नए PPF अकाउंट में अगर निवेश करते हैं तो वो आपको अलाउड नहीं होता। अगर आपका एग्जिस्टिंग PPF अकाउंट है उसमें आप कंटिन्यू कर सकते हैं डिपॉजिट करना और उसकी डिडक्शन ले सकते हैं। सिमिलरली जो NSE वगैरह होते हैं या पोस्ट ऑफिस के सेविंग स्कीम्स हैं, 5 ईयर डिपॉजिट या सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स, वो सब भी आपके लिए अवेलेबल नहीं है। और एक और बात का ध्यान रखिए कि आप ये जो भी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, जैसे कि अगर आप PPF में डालते हैं, एग्जिस्टिंग अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं और उस पर कोई इनकम जो आपको होती है तो वो इंडियन टैक्स रूल्स में तो एग्जेम्प्ट होती है, मगर हो सकता है कि जिस कंट्री के आप रेजिडेंट हैं उस कंट्री में ये इनकम टैक्सेबल हो। तो आपको लोकल टैक्स लॉज का भी ध्यान रखना होगा कि वो कैसे ट्रीट करते हैं इन इन्वेस्टमेंट्स को, इन एक्सपेंसेस को, तो उसका भी ध्यान रखिए। यानी एक बार चेक जरूर कर लें कि किस पर आपको छूट मिल सकती है। कुछ निवेश जैसा कि बताया कि आप इंश्योरेंस का प्रीमियम देंगे, यूलिप का पैसा, ELSS, ट्यूशन फी और प्रिंसिपल पेमेंट करते हैं तो ये छूट एनआरआईज को भी 80C के तहत मिलती है। मुंबई से संजीव टंडन मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। NRE डिपॉजिट से जुड़ा है इनका सवाल। नमस्ते संजीव जी, बहुत स्वागत है आपका। मेरे साथ प्रीति खुराना है आपकी मदद करने के लिए, पूछें। जी मैम, मेरा सवाल है कि मेरी एक NRE FD है जिसकी अवधि 5 साल की है और उसके पहले 3 साल में तो मैं NRI था और आखिरी के 2 साल में मैं इंडिया आ गया हूँ और अगले साल ये मैच्योर हो रही है। तो मेरा ये सवाल है कि इसमें मेरा टैक्स इम्प्लीकेशन क्या होगा? देखिए, वैसे NRE डिपॉजिट से जो भी आपको इंटरेस्ट इनकम होती है वो एग्जेम्प्ट होती है एज पर FEMA रूल्स। तो FEMA कहता है कि NRE अकाउंट से आप जो अर्न कर रहे हैं वो आपके लिए एग्जेम्प्ट रहेगा। मगर जैसा कि आपने कहा कि आप वापस आ गए हैं तो आप अब रेजिडेंट हैं, अब आप यहीं रहने वाले हैं, तो ये आपकी ड्यूटी बनती है, ये आप पर ओनस है कि आप जाकर के बैंक को बताइए कि आप वापस आ गए हैं और अपने अकाउंट को, NRE अकाउंट को रीडेजिग्नेट करा लीजिए। तो ये बन जाएगा रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट। जो रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट होते हैं, कुछ सिचुएशंस में इनका जो इंटरेस्ट है वो एग्जेम्प्ट हो सकता है। तो आप कुछ कंडीशंस होती हैं जो आपको मीट करनी है। जो भी बैंक में आपका डिपॉजिट है वो स्केड्यूल्ड बैंक हो, RBI से अप्रूव्ड हो इस तरह के डिपॉजिट एक्सेप्ट करने के लिए, और आप कुछ कंडीशंस मीट करें, यानी कि आप RNOR हो, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट एज पर द इनकम टैक्स एक्ट। तो अगर आप RNOR हैं ड्यूरिंग दिस पीरियड तो आप उसके इंटरेस्ट पे एग्जेम्पशन पा सकते हैं अगर आप कंडीशंस मीट करते हैं। बैंक से बात करिए, और जो जब तक आप बाहर थे उस पीरियड का इंटरेस्ट जो है वो टैक्स फ्री रहेगा।
अब दूर करते हैं जैनब कागजी जी की परेशानी। जैनब जी के बेटे विदेश में बसने जा रहे हैं। इन्होंने अपना फ्लैट बेचकर अपने पिता को एक नया घर तोहफे में देने का फैसला किया है। जैनब समझना चाहती हैं कि क्या उनके बेटे को या उनके पति को इस पर कोई टैक्स देना होगा। देखिए, सबसे पहले तो बेचने पर जो कैपिटल गेन्स होंगी वो आपके बेटे को कैलकुलेट करनी है। तो अगर उन्होंने ये फ्लैट होल्ड करा है 3 साल से कम तो शॉर्ट टर्म गेन्स रहेंगी। अगर 3 साल से ज्यादा होल्ड करा है तो लॉन्ग टर्म गेन्स रहेंगी। तो कैपिटल गेन्स जो है कैलकुलेट होती है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। बट अगर लॉन्ग टर्म गेन है, अगर 3 साल से ज्यादा समय के लिए घर आपके ओनरशिप में था, तो लॉन्ग टर्म गेन्स का जो कॉस्ट है उसको इंडेक्स कर दिया जाता है। तो इंडेक्सेशन का मतलब ये है कि कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स यानी कि CII से आप उस कॉस्ट को इन्फ्लेट कर लेते हैं और सेल प्राइस में से रिड्यूस करते हैं। तो जो नेट अमाउंट आता है उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स बोलते हैं। तो कैलकुलेट कर लीजिए ये शॉर्ट टर्म गेन्स है या लॉन्ग टर्म है। तो अगर लॉन्ग टर्म गेन्स है तो लॉन्ग टर्म गेन्स पे आपको एग्जेम्पशन मिलती है, यानी कि अगर आप उन गेन्स को, सेल रिसीट्स को नहीं मगर गेन्स को अगर आप इन्वेस्ट करते हैं एक और प्रॉपर्टी खरीदने में, तो आपकी वो गेन्स पर सारा टैक्स जो है वो एग्जेम्प्ट हो जाता है। अब आपके जो बेटे हैं वो ये कर सकते हैं कि गेन्स को इन्वेस्ट करके वो एक नई प्रॉपर्टी खरीद लें और उस प्रॉपर्टी को जो है अपने फादर को गिफ्ट कर दें। अगर पेरेंट्स को हम कोई भी गिफ्ट देते हैं तो उस पर कोई टैक्स इम्प्लीकेशन नहीं रहता है। बट अगर वो नई प्रॉपर्टी में निवेश नहीं करते हैं तो वो कैपिटल गेन्स अकाउंट स्कीम में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं जिसमें बॉन्ड्स मिलते हैं, या फिर अगर वो भी नहीं करते हैं तो टैक्स देना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म गेन्स जो है वो स्लैब रेट पे टैक्स होती है और लॉन्ग टर्म गेन्स जो है वो 20% पे टैक्स होती है आफ्टर इंडेक्सेशन ऑफ कॉस्ट। तो ये कर सकते हैं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, भी हाजिर हो रहे हैं। ब्रेक के बाद जानिए क्या NPS के Tier 2 अकाउंट से पैसे निकालने पर देना होगा टैक्स। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु। आशुतोष श्रीवास्तव जी की समस्या दूर करते हैं। आशुतोष नेशनल पेंशन सिस्टम के बारे में समझना चाहते हैं। आशुतोष पूछ रहे हैं कि अगर वो NPS के Tier 2 अकाउंट से पैसे निकालते हैं तो क्या उन्हें टैक्स देना होगा। प्रीति मदद कीजिए आशुतोष की। देखिए आशुतोष, अभी NPS Tier 2 पे किस तरह से टैक्स कटना चाहिए उसके विड्रॉल पे इसकी क्लैरिटी नहीं है। तो मैं आशा रखती हूं कि इस बजट में सरकार डेफिनेटली इस मैटर को टेकअप करेगी, एक्सप्लेन करेगी कि कैसे जो विड्रॉल्स हैं उनको टैक्स किया जाए। तो पहले क्विकली समझ लेते हैं कि Tier 2 अकाउंट होता क्या है। तो Tier 2 अकाउंट एक वॉलंटरी इन्वेस्टमेंट अकाउंट होता है और अगर आपके पास Tier 1 है दैट इज अ प्री रेक्विजिट, तो Tier 1 है तभी आप Tier 2 अकाउंट खोल सकते हैं। इसमें विड्रॉल की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है और इस पे कोई टैक्स बेनिफिट भी नहीं है। तो मेरे हिसाब से इसका जो टैक्सेशन है वो इस हिसाब से होना चाहिए कि जो इक्विटी गेन्स हैं वो इक्विटी फंड्स की तरह, या जैसे इक्विटी को टैक्स करते हैं 15% शॉर्ट टर्म गेन्स पे और एग्जेम्प्ट रखते हैं लॉन्ग टर्म गेन्स पे, और डेट को जैसे टैक्स करते हैं यानी कि स्लैब रेट्स हो अगर शॉर्ट टर्म गेन हो डेट से, या फिर 20% आफ्टर इंडेक्सेशन अगर लॉन्ग टर्म गेन्स हो डेट से, तो इस तरह से इसका टैक्सेशन होना चाहिए। बट मैं एक्सपेक्ट करती हूं कि PFRDA या सरकार इसको जल्दी ही क्लैरिफाई करेगी। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। केशव लुनानी अपने दोस्त से कुछ पैसे उधार लेना चाहते हैं और इनका दोस्त विदेश में रहता है। केशव जानना चाहते हैं कि ये कर्ज लेने पर टैक्स की देनदारी उनके लिए और उनके दोस्त के लिए किस तरह की होगी। केशव ये भी समझना चाहते हैं कि क्या विदेश में बसे भारतीय से कर्ज लेने की कोई सीमा भी होती है। देखिए, इस सवाल में बहुत सारे पहलू हैं। तो पहली रही बात कि इस पे कोई लिमिट है या नहीं, तो एज सच कोई लिमिट नहीं है कि आप उनसे कितना लोन ले सकते हैं। मगर आजकल के सिनेरियो में थोड़ा ध्यान रखिए, इस तरह का लेन देन अगर आप करते हैं तो प्रॉपर्ली सपोर्ट करिए। जब आप नॉन रिलेटिव से कोई भी मनी लेते हैं तो आप उसे या तो गिफ्ट की तरह मान सकते हैं। तो अगर हम गिफ्ट मानते हैं तो 50,000 उसकी सीमा होती है। अगर 50,000 से ज्यादा आप कैश लेते हैं या मनी लेते हैं या गिफ्ट्स लेते हैं जिनकी वैल्यू टोटल मिलाकर के 50,000 से ज्यादा हो जाती है, तो वो सारी वैल्यू यानी कि 50,000 से ऊपर नहीं, पूरी जैसे कि 60,000 लिया या 70 लिया तो पूरा 70,000 जो है वो आपकी इनकम में इंक्लूड हो जाता है और जो भी एप्लीकेबल स्लैब रेट्स है उन पे टैक्स होता है। या तो आप ले सकते हैं मगर सेम फाइनेंशियल ईयर में अगर रिटर्न कर देते हैं तो उसे गिफ्ट नहीं माना जाएगा, उसका टैक्स इम्प्लीकेशन नहीं रहेगा। दूसरा तरीका यह है कि आप लोन की तरह ले लीजिए। तो आपने ये बताया नहीं कि इस पैसे को आप कैसे यूज करने वाले हैं। तो अगर आप इसको घर की कंस्ट्रक्शन के लिए यूज करते हैं तो उसमें टैक्स बेनिफिट्स हैं। अगर आप कंस्ट्रक्ट करते हैं प्रॉपर्टी तो 2 लाख तक की डिडक्शन सालाना आप पा सकते हैं, मगर कंस्ट्रक्शन 5 साल में कंप्लीट होनी चाहिए।
अगर आप रिपेयर्स या रेनोवेशन के लिए लोन लेते हैं तो उस पे डिडक्शन सालाना 30,000 रुपये होती है। अगर आप किसी बिजनेस में इसको यूज करते हैं तो बिजनेस में जो इंटरेस्ट होता है वो एक्सपेंस अलाउड होता है रेवेन्यू से, तो वो आप डिडक्ट कर पाएंगे। बट इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके दोस्त जो है जो आपको पैसा दे रहे हैं, अगर उस पर आप उन्हें इंटरेस्ट पे करते हैं तो उनको अपनी रिटर्न में इसको इंक्लूड करना होगा। और अगर उनके कोई लोकल लॉज है जो इसके बारे में कुछ टैक्सेशन के बारे में बताते हैं तो उसका भी आपके दोस्त को ध्यान रखना होगा। और इसी के साथ शुक्रिया प्रीति, आपने वक्त निकाला हमारे शो के लिए, हमारे दर्शकों की मदद की। तो टैक्स गुरु में आज हमें ये इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते हम फिर हाजिर रहेंगे आपका टैक्स बचाने के लिए। नमस्कार।